नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस बड़ी मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होना है। इसको लेकर चर्चा हुई होगी। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 10 सीटों के लिए अपना चुनाव कार्यालय खोल दिया है। बीजेपी मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। सियासी क्षेत्रों में किस तरीके की रणनीति बनाई गई होगी, ये तमाम सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों बड़ी हस्तियों से सीएम की मुलाकात में लोकसभा चुनावों समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। चूंकि ये बड़ी मुलाकात थी और इसलिए इसके मायने भी बड़े लगाए जा सकते हैं। ये भी कि प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। राज्यसभा में किसे भेजा जाए, ये भी कि लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने प्रदेश में विपक्ष की तैयारियों और चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2014 में प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की 10 में से 9 सीटें जीती थी। तब कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती, यानी 100% रिजल्ट। अब 2024 में फिर 10 सीटें जीतने का लक्ष्य और संकल्प है। आगे राम जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। सियासी गलियारों में लगातार एक अंदेशा है कि पार्टी और का परफॉर्मेंस और लोकसभा चुनाव, राज्यसभा की एक सीट, तमाम ऐसे पहलू हो सकते हैं जिस पर आज बेहद अहम चर्चा हुई हो। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से, एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, सवाल यह है कि मुलाकात हुई है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होगा, हालांकि उसमें समय है अभी, लेकिन अब इस मुलाकात के, बड़ी मुलाकात के क्या बड़े मायने निकाले जाएं? देखिए सौरभ, जिस तरीके से बीजेपी ने लक्ष्य तय किया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतनी है, बार बार इसकी दुहाई भी दी जाती है, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो या केंद्रीय नेता, वो कहते हैं कि हरियाणा की 10 सीटें जीतनी है। अब जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पंचकुला में रोड शो करके जा चुके हैं। उसके बाद लगातार रोज मीटिंगें हो रही है। बड़ा लक्ष्य सामने है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनानी है, और उसके बाद विधानसभा। एक बड़े लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है, और जिस तरीके से फुल प्रूफ जोरदार तैयारियां चल रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। उसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, उनको गुलदस्ता भेंट किया, उनसे चर्चा की, प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। चूंकि हरियाणा दिल्ली के लिए बहुत अहम राज्य है। आप देखिए 2014 में 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 90% रिजल्ट रहा, और 2019 में 10 में से 10 100% रिजल्ट। अब पार्टी फिर उम्मीद करिए मनोहर लाल से, जो कि आज की डेट में मेरे को लगता है प्रदेश अध्यक्ष, सरकार भी वही है और संगठन भी वही है। जिस तरीके से पार्टी ने उन पर भरोसा किया, उनको मौके दिए हैं, और अब फिर उम्मीद करिए पार्टी की 10 की 10 सीटें जिताएंगे। तो संगठन और सरकार में आज सबसे ताकतवर जगह पर है तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। बिल्कुल उन्होंने प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा को आश्वस्त किया होगा कि आप चिंता न करें, आपको 10 की 10 सीटें जितवाएंगे, और लगातार कार्यकर्ताओं को ये मैसेज भी दे रहे हैं। तो इस मीटिंग में, आज वाली में, लोकसभा चुनाव के अलावा जैसे राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से खाली हो रही है, 27 फरवरी को ये सीट भरी जाएगी। ये सीट किसको दी जाए, इस पर भी जरूर मंथन हुआ होगा। और उसके अलावा विपक्ष की तैयारियां क्या हैं,
हरियाणा में विपक्ष कहां खड़ा है, विपक्ष की तैयारियां क्या है, किन किन सीटों पर मुकाबला खड़ा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, या कौन सी सीटें बीजेपी के प्रभाव वाली है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। आगे चलकर क्या करना है पूरी तरह से निर्देश मेरे को लगता है पार्टी अध्यक्ष की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से मनोहर लाल जी को दिए गए होंगे कि आप ये अपने किस स्पीड से काम करना है, और लगातार दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश और आदेश मिले उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। और पूरी पार्टी को, बीजेपी को, हरियाणा में संगठन को, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश स्तरीय अधिकारी, पार्टी को पूरी तरह से मतलब डायनामिक और एक्टिव कर दिया है ताकि इस संकल्प को, रिजल्ट को पूरा किया जा सके। बिल्कुल देवेंद्र, देखा भी गया है कि बीजेपी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है। चुनाव हो या ना हो, चुनाव से पहले भी तैयारी पार्टी हर रोज करती रहती है। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जिला, ब्लॉक स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर तमाम ऐसे स्तर हैं जहां पर पार्टी लगातार काम करती रहती है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक मैसेज दिया जाता है प्रदेश नेतृत्व को, संगठन को मजबूत करने के लिए, देखने को भी समय समय पर मिलता रहा है। महेश, आज मुलाकात हुई है, क्या बात हुई होगी? चर्चा है कि लोकसभा चुनाव टारगेट रहा होगा। देखिए, साफ तौर से ये बात कही जा सकती है क्योंकि दो लोगों के बीच ये मुलाकात थी और किसी भी तरह की टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी भी तरह की कोई इनपुट यहां पर दी गया है कि क्या कुछ बातचीत हुई, और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी तरह का कोई क्लू यहां पर दिया गया। लेकिन साफ तौर से इतना जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने जैसी कोई भी बात वहां पर नहीं हुई है। यानी ये तो तय मानिए कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने को लेकर यह मुलाकात नहीं थी। अब बचे दो महत्वपूर्ण पहलू। पहला महत्वपूर्ण पहलू राज्यसभा चुनाव को लेकर है। राज्यसभा की एक सीट को लेकर यहां पर माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा को ऑफर यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि आपको अगर राज्यसभा तक पहुंचना है तो हरियाणा से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और हरियाणा से ही जेपी नड्डा जो है राज्यसभा जाएं। ये ऑफर यहां पर जरूर मनोहर लाल की तरफ से जेपी नड्डा को दिया गया होगा क्योंकि मुलाकात की गई है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बातचीत का यह बिंदु बना होगा। इसके अलावा जो विषय अगर समझने की कोशिश की जाए तो आंकलन ये लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनावों को लेकर 10 की 10 सीटें एक बार फिर से बीजेपी की झोली में आएंगी। ये गारंटी, ये सुनिश्चित करने की कोशिश मनोहर लाल की तरफ से जेपी नड्डा के सामने भी की गई होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये गारंटी यहां पर मनोहर लाल देते हुए नजर आए होंगे। और जाहिर सी बात है कि कहां पर मुकाबला कड़ा होगा और कहां पर आसानी से भारतीय जनता पार्टी लाखों के अंदर से ये जो लोकसभा की सीटें हासिल कर सकती है, ये जरूर यहां पर समझने की कोशिश दोनों ही तरफ से की गई होगी। इनपुट यहां पर दिया गया होगा मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जेपी नड्डा को कि 10 लोकसभा सीटों में से सबसे आसान कौन सी सीट उनके लिए रहने वाली है और कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनौतीपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, अपना जो परफॉर्मेंस है यहां पर मनोहर लाल जेपी नड्डा के सामने भी रखते हुए आए होंगे, एक राज्यसभा की सीट के ऑफर के साथ, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वक्त हरियाणा की मौजूदा क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, कांग्रेस के भीतर के हालात क्या हैं और अलग अलग लोकसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण बने हुए हैं, ये जरूर यहां पर ब्यौरा मुख्यमंत्री की तरफ से पीएम और जेपी नड्डा के सामने रखा गया होगा। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के सामने तमाम ब्यौरे रखे गए होंगे, पार्टी को इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए एक रणनीति के तहत रणनीतिक मुलाकात, इसको कहा जा सकता है, औपचारिक नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव है। क्या जेपी नड्डा को वो ऑफर दिया गया होगा जो महेश बता रहे हैं, और अगर दिया जाता है तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में क्या कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशने बाकी हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, तो उस पर इतना ज्यादा संशय नहीं होता। देखिए, कल अमित शाह जी के निवास पर पहले मुलाकात हुई, वहां जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए, फिर आज सुबह जगत प्रकाश नड्डा जी से फिर मुलाकात हुई, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। देखिए, मुख्यमंत्री ने भी अपने एक्स पर कहा है कि उनको प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और उनसे जब भी वो मिलते हैं उनको मार्गदर्शन मिलता है और नई ऊर्जा मिलती है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मुलाकात का एक्स पर जिक्र किया है। तो ये बात है कि लेकिन राजनीतिक मुद्दों में क्या बातचीत हुई, किस तरह का, उसका कोई विवरण नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि जगत प्रकाश
नड्डा जी को राज्यसभा में भेजे जाने की बात हो सकती है, इसकी कई संभावनाएं भी लगती हैं। लेकिन वहां पार्टी की परेशानी यह है कि जब पार्टी के पास कई विकल्प हैं तो क्या उत्तरी भारत से, क्या हिंदी पट्टी से नड्डा जी को राज्यसभा में भेजना उचित रहेगा? तो ये, जबकि हरियाणा में चुनाव है, क्यों हरियाणा से किसी को भेजा जाए? हालांकि देखिए कुरुक्षेत्र में कोई ब्राह्मणों का प्रतिनिधिमंडल जो है मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने कहा कि हमें जो है विधानसभा की और लोकसभा की टिकटों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपको इससे भी बड़ा कुछ देने वाले हैं, तो उन्होंने संकेत दिया। तो ये संकेत किस रूप में हो सकता है वो भी दिखाई देगा। और ये बात है कि जहां तक लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारों की छोटी टोली ने पहले चयन भी किया है, कुछ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा अवश्य हुई होगी, और प्रधानमंत्री से मिलने का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसका बहुत बड़ा संकेत है। वो संकेत क्या है? देखिए ये बात तो निश्चित है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो रहे, ऐसे कोई संभावना नहीं है, लेकिन एक विकल्प अभी भी बचता है जिससे ये संदेह उत्पन्न होता है कहीं चुनाव हो ना जाए। उसका कारण है कि 15 फरवरी को राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो घोषित हो जाएगा, क्योंकि यहां चुनाव की नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि एक ही उम्मीदवार आएगा तो 15 फरवरी को घोषित हो जाएगा। तो 15 फरवरी के बाद भी ये विकल्प बचा है कि हरियाणा विधानसभा भंग की जा सकती है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन राजनीति में तो कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए इस मुलाकात के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात का वास्तविक अर्थ तो आने वाले समय में जो दिखाई देगा भी क्या इसका परिणाम होता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मनोहर लाल जी की आगे क्या भूमिका रहने वाली है, क्या उनकी भूमिका तय हो सकती है, इस पर भी चर्चा है, क्योंकि क्यास तो कई लगाए जाएंगे जब तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आएगी। और यह भी चर्चा है कि कुछ लोग जो है कांग्रेस के हैं, दूसरे दलों के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो कौन कौन से बड़े नेता भी हो सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में डालने की बात रही हो। क्योंकि जब 3 मुख्य लोगों की, गृह मंत्री जी की, जगत प्रकाश नड्डा जी पार्टी अध्यक्ष की और प्रधानमंत्री मोदी जी से, तीनों से मुलाकात होती है, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा तो होने ही वाला है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और इसमें कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि रणनीति रूप से लोकसभा मुख्य रूप से फोकस रहेगा। क्या ये माना जाए कि 2019 का जो रिकॉर्ड था वो एक बार फिर से 2024 में रिपीट करने के लिए बीजेपी अग्रसर है? 2019 में 10 की 10 सीटें आई थी और 24 में भी बीजेपी वही करना चाहेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी दबाव में तो है, क्योंकि 10 की 10 सीटें जीतना ये चुनौती है, लेकिन पार्टी इन चुनौतियों से निपटना जानती है। लेकिन देखिए जब छोटी टोली में एक बैठक हुई है, बैठक के बाद अब 3 नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं से एक साथ मिलना, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष से भी मिल सकते थे, लेकिन इन तीनों का मिलना और उनसे क्या मार्गदर्शन लिया होगा, क्या किस तरह की चर्चा हुई होगी, ये तो कयास ही है। लेकिन ये बात तो है कि कुछ बड़ा बड़ा तो होने ही वाला है, ये तो आप मान के चलिए। ये किस रूप में होगा ये आने वाले समय में दिखाई देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला ये किसी को पता नहीं चलता। जो लोग कल्पनाएं भी नहीं कर सकते उनको ऐसे पद मिल दिए जाते हैं, उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, और मुख्यमंत्री कुर्सी भी रातों रात बदल दी जाती है, कोई जिसको जानकारी भी नहीं होती। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, ये हम जो है सिर्फ कल्पना पर ही कह सकते हैं, और उस पर जो अटकलें लगाई जा रही है सिर्फ वही कह सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या परिणाम होगा, इस मुलाकात का आशय क्या था, ये तो लोग बाद में ही समझ पाएंगे। बिल्कुल देवेंद्र, जो रणनीति है वो रणनीतिक हर पार्टी चुनाव से पहले अपने को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हर पार्टी बनाती है, और इस बार जो ये मुलाकात है इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कमजोरियां जो है बीजेपी की प्रदेश के अंदर, उस पर भी विचार किया गया होगा? वो भी एक पहलू हो सकता है, और विपक्ष को किस तरीके से और ज्यादा कमजोर किया जा सके, पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारा जा सके, वो मुद्दे भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस मुलाकात में। देखिए सौरभ, यकीनन बीजेपी मानकर चल रही है कि हरियाणा में मुकाबला अगर है तो कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन कांग्रेस में भी संगठन की दृष्टि से देखें तो बीजेपी बहुत आगे है। मैं कहूंगा 2 मील 3 मील आगे निकल चुकी है तैयारियों के हिसाब से। कल को जो बड़ी बड़ी रैलियां होनी है, बड़े लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के दौरे होने, उस सारे मामले में बीजेपी की रणनीति बहुत फुल प्रूफ है। कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ते, लेकिन कई तत्कालिक फैसले भी लेने पड़ते हैं हालात के हिसाब से। हर तरह से, हर लिहाज से बीजेपी तैयार है। और आप देखिए जो अच्छे बड़े नेता है, वक्ता है जो बीजेपी के पास, वो भी मैं समझता हूं एक एसेट है पार्टी का। कांग्रेस में जिस तरीके से थोड़े से डिफरेंसेस है, लेकिन बीजेपी में जो बड़े नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, दुहाई दे सकते हैं। मोदी जी का चेहरा और राम मंदिर, तमाम तरह की चीजें हैं जो अनुकूल हैं बीजेपी के। उसके बावजूद बीजेपी को पता है कि मुकाबला कांग्रेस से, और कांग्रेस में भी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 130 साल पुरानी पार्टी, उसमें भी नेता है, उनकी कोर कमेटी है, बड़े नेता है, कई चुनाव लड़े हैं। बीजेपी राष्ट्रीय फलक पर अभी आई है, जैसे 2014 से या अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे थी, लेकिन कांग्रेस के पास में एक लंबा इतिहास है उतार चढ़ाव देखने का, रणनीति बनाने का।
एक चुनाव कैसे लड़े जाएं। अभी राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पार्टी उनसे उम्मीद करे कि राहुल गांधी क्लिक करेंगे इस बार। तो 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद अब एक तरह से फूक फूक कर कांग्रेस कदम रख रही है, लेकिन कांग्रेस में अभी यह है कि उनको एकजुटता दिखानी होगी, एक मंच पर आना होगा और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करना होगा। ये कांग्रेस के लिए जरूरी है। लेकिन बीजेपी देखें तो ताकत के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से हर स्थिति में बीजेपी अभी आगे और उम्मीद कर सकती है, क्योंकि 10 की 10 सीटें जीतने की जो हुंकार भरी जा रही है, मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए। हालात अनुकूल हैं, लेकिन 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जब चुनाव होंगे तब क्या हालात होते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, बिल्कुल देवेंद्र, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी जिस पर विपक्ष को मंथन करने की जरूरत है। महेश, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा, उसके बाद फिर वीरेंद्र जी के पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। संक्षेप में आप हमें बताएं कि जो ये रणनीति है, तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है, देवेंद्र इस तरीके से बता रहे हैं, क्या विपक्ष अब चुनौती देने में सक्षम है? क्या वो मुद्दे थे जिनको भुना लेना चाहिए था और विपक्ष नहीं कर पाया उसको? देखिए, यहाँ पर संभावनाओं का जिक्र हो रहा है, तो एक संभावना यहाँ पर मैं भी जाहिर करने की कोशिश करूंगा जल्दी से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से मुलाकात यहाँ पर जेपी नड्डा से की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जननायक जनता पार्टी को अब आगे साथ बनाए रखना है या नहीं रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण बातचीत का विषय हो सकता है। यहाँ संभावना का जिक्र है तो मैंने भी जाहिर किया। उसके साथ ही जो आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात के मद्देनजर तैयारियों को किस तरीके से समझा जाए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी कई गुना ज्यादा तैयारियां यहाँ पर कर चुकी है और एक संगठन भी एक अलग तरीके का, एक अलग फॉर्मूला यहां पर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। जिला प्रभारी अलग नियुक्त किए गए हैं, लोकसभा प्रभारी अलग नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा प्रभारियों के ऊपर भी 3-3 लोकसभा क्षेत्रों का एक क्लस्टर प्रभारी यहां पर बना दिया गया है। 7-7 जिलों के प्रभारी जो है वो अलग से बना दिए गए हैं। महेश, एक पूरी रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, उसके बाद उससे भी बड़ा ब्रैकेट, लोकसभा के 3 क्लस्टर, इसके अलावा जिलों के पदाधिकारी अलग से बनाने की कोशिश की गई है। तो एक अलग तरीके का यहां पर जाल बुनने की कोशिश संगठन से जुड़ा भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके का जाल यहां पर अपने संगठन का तैयार कर चुकी है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, क्या लोकसभा की जो रणनीति बना रही है बीजेपी, वो ये माना जाए कि विधानसभा की पटकथा पहले से लिख ली जाएगी, क्योंकि तैयारियों में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है? देखिए, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। 2019 में ही ऐसा हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय, अगर हम लोकसभा के चुनाव का वर्गीकरण करें, 76 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 40 पर अटक गई थी। तो इनके दोनों के पैमाने अलग अलग रहते हैं। हाँ, लेकिन इस मुलाकात से, जो आज की मुलाकात है, उससे ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का पार्टी संगठन में कद बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय नेतृत्व में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश एक नायब सैनिक को किसने पूछा, तो मतलब जो भी चर्चा हुई, जो भी केंद्रीय नेताओं से चर्चा की, वो मुख्यमंत्री ने की। तो मुख्यमंत्री सबसे बड़ा चेहरा है, तो सब कुछ दारोमदार है वो मुख्यमंत्री पर ही रहने वाला है और उनकी ही गारंटी होगी कि वो लोकसभा की 10 की 10 सीटें जिताकर केंद्र की झोली में डालें। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाए सियासी गलियारों में, ये सुगबुगाहट जरूर है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लोकसभा का रण है पहले और उसके बाद विधानसभा का होगा। तमाम तौर पर पार्टी को मजबूत करने में, संगठन को मजबूत करने में, और फिर राज्यसभा की एक सीट है वो, उसको लेकर क्या कुछ एक्सरसाइज की जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अब पार्टी किस तरीके से आगे चुनाव में परफॉर्मेंस करेगी, ये तमाम अहम मुद्दे हैं, लेकिन मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखना होगा आगामी चुनाव से पहले क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आती है।